हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान व्याधि सीरीज में नेक्स्ट व्याधि दैट इज नेक्स्ट रोग, जिसमें हम बात करेंगे कुष्ठ रोग के बारे में। कुष्ठ रोग में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे उसकी व्याख्या, उसकी उत्पत्ति की कथा के बारे में, उसके निदान के बारे में, उसके संप्राप्ति, संप्राप्ति चक्र, संप्राप्ति घटक, उसके लक्षण, रूप, पूर्व रूप, उसके प्रकार, साध्य साध्यता, हर एक चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कुष्ठ रोग के व्याख्या के बारे में कि कुष्ठ रोग होता क्या है। तो बोला गया है त्वचा कुर्वन्ति वैवर्ण्यम दुष्टः कुष्ठम उपसन्ति तत् कालेन उपेक्षितम यस्मात् सर्वम कुष्णाति तद्वपु। मतलब कि त्वचा में वैवर्ण होकर उसमें कोत उत्पन्न होने की त्वचा की विकृति को हम लोग क्या कहते हैं? कुष्ठ कहते हैं। मतलब कि त्वचा क्या होता है? वैवर्ण होता है। वैवर्ण मतलब उसमें डिस्कलरेशन होता है और डिस्कलरेशन होकर उसमें कोत मतलब कि वो त्वचा जो होती है सड़ती है या फिर गलती है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? कुष्ठ व्याधि कहते हैं। उसके अलावा बोला गया है कुष्णाति इति कुष्ठम, अर्थात जिसमें क्या होता है कि जो हमारा त्वचा है वो कुष्णाति होता है, कुष्ठ होता है, उसमें विकृति उत्पन्न होती है, त्वचा में विकृति उत्पन्न होती है, तो उस कंडीशन को हम लोग कुष्ठ व्याधि कहते हैं। अब कुष्ठ की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं कि कुष्ठ की उत्पत्ति हुई किस प्रकार है। तो ऐसे कंडीशन में हमें देखने को मिलता है कि दक्ष प्रजापति का यज्ञ जब विध्वंस हो गया था तो भयभीत प्राणियों ने चारों ओर भगदड़ मचने पर तैरने, दौड़ने, कूदने, लांगने आदि शरीर को पीड़ित करने वाली अनेक घटनाएं पैदा हो गई। बाद में भ्रुत्पान करने से प्रमेह तथा कुष्ठ की उत्पत्ति हुई। ठीक है। अब क्या बोला गया है कि कुष्ठ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो कुष्ठ जो है एक कफजन्यवादी है। तो हुआ क्या था कि जब सती माता गई थी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, तो उन्होंने क्या किया था? उनका अपमान किया था, जिसकी वजह से उन्होंने यज्ञ में अपना अग्निदाह कर लिया था, जिसके कारण शिव जी क्रुद्ध होकर अपने जो रुद्र रूप है उसको भेजा था। तो जिसके कारण उन्होंने रौद्र रूप ने पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अब यज्ञ विध्वंस होने के साथ साथ जो रौद्र रूप थे इधर उधर क्या कर रहे थे? तबाही मचा रहे थे, जिसके कारण लोग भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे। और भागने के कारण उनके शरीर में बहुत सारी पीड़ाएं उत्पन्न हुई और इस पीड़ाओं को बाद में कम करने के लिए उन्होंने अत्यधिक घृत का पान कर लिया, जिसके कारण स्वरूप उनके शरीर में कफ दोष बहुत अत्यधिक बढ़ गया। अब कफ दोष अत्यधिक बढ़ने के कारण उनके शरीर में प्रमेह तथा कुष्ठ, इन दो रोगों की उत्पत्ति हो गई थी। अब कुष्ठ के हेतु के बारे में बात करेंगे कि कुष्ठ को कौन कौन से निदान हो गए। तो बोला गया है कि मिथ्या आहार विहारेण विशेषेण विरोधिना। ठीक है। तो सबसे पहले आहार जन्य निदान में क्या बोला गया कि विरुद्ध आहार जैसे कि शीत उष्ण, गुरु लघु, मधुर लवण, रुच स्निग्ध आदि का व्यतिक्रम करना। मतलब कि बार बार क्या करते हैं? विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं हम। दूसरा बोला कि द्रव व स्नेह बहुल गुरु पदार्थों का अत्यधिक सेवन। मतलब कि जो द्रव से मतलब कि जो भी कफ का आहार विहार है। ठीक है। फिर उसके बाद नवीन अन्न का सेवन कर रहे हैं, दधी का सेवन कर रहे हैं, मत्स्य का सेवन कर रहे हैं, अत्यधिक लवण, मांस, मूली, पिष्टा, अन्न, गुड़, दूध, तिल का अति मात्रा में सेवन करना भी क्या है? कुष्ठ रोग की उत्पत्ति का कारण माना गया है। अजीर्ण रहने पर भी भोजन करना, अध्यसन करना, मधु, राप, लकुच, काकमाची का अति सेवन करना और क्षीर के साथ चिलची मछली का सेवन करना, मतलब कि जो संयोग विरुद्ध बताया गया है उसका सेवन करना, ये सभी क्या है? आहार जन्य निदान है। उसके अलावा बोला गया है कि वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें तो जो विरुद्ध अनपान है उससे शरीर में अर्जुनता उत्पन्न होती है, क्योंकि एलर्जी होती है। इससे क्या होगा? त्वचागत व्याधियां भी, क्योंकि इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और कालांतर में जीवाणुओं का उपसर्ग आसानी से हो जाता है। तो क्या बोला गया है कि जो विरुद्ध आहार बताया गया है, तो विरुद्ध आहार करने की वजह से क्या होता है कि शरीर में अर्जुनता मतलब कि एलर्जी होती है। ऑफकोर्स एलर्जी होगी, क्योंकि विरुद्ध आहार क्या करते हैं? अपोजिट गुण वाले होते हैं। ये शरीर में जाके अपने गुण के अनुसार काम करते हैं, जिसके कारण शरीर में एलर्जी होती है और ये एलर्जी के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और जिसके कारण जीवाणुओं का उपसर्ग इसमें आसानी से हो जाता है। अब क्या बोला गया है कि विहार जन्य निदान में बेसिकली भोजन के पश्चात व्यायाम कर रहे हैं या फिर धूप का सेवन कर रहे हैं, अजीर्ण में तथा निद्रा सेवन कर रहे हैं। ठीक है। अजीर्ण में सो रहे हैं या फिर दिन में सो रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में धूप, परिश्रम तथा भय के पश्चात सहता शीतल जल सेवन करना या स्नान करना। मतलब बाहर धूप में से आए, घर में तुरंत पानी पी लिया, वो भी ठंडा पानी पी लिया, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद तुरंत ठंडा पानी पी लिया, या फिर भय हुआ है ऐसे कंडीशन में पानी पी लिया, मतलब कि वात बढ़ा हुआ है ऐसे कंडीशन में, या फिर शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है ऐसे कंडीशन में अचानक से सहसा शीतल जल का सेवन कर रहे हैं या स्नान कर रहे हैं,
भोजन के न पचने पे भी मैथुन कर्म कर रहे हैं, मल मूत्र आदि का वेग का धारण कर रहे हैं और वमन वेग को रोक रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में साथ ही साथ पंचकर्म का हीन एवं मिथ्या योग हो रहा है, विप्र ब्राह्मण एवं गुरु का तिरस्कार कर रहे हैं, सज्जन साधु या शिक्षजन का तिरस्कार या फिर निंदा कर रहे हैं और पूर्व जन्म के पाप कर्म या फिर पाप कर्म आचरण आ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में इन सभी निदानों के द्वारा क्या होता है कि शरीर में कुष्ठ व्याधि की उत्पत्ति मानी गई है। अब बात करते हैं कुष्ठ के प्रकार के बारे में। तो बेसिकली कुष्ठ के 18 प्रकार माने गए हैं, ठीक है। तो 18 प्रकार कुष्ठों के नाम परत भेद होते हैं, जिसमें से 7 जो होते हैं महाकुष्ठ कहे गए और 11 जो है क्षुद्र कुष्ठ, इस तरह से विभाजित किया गया है, ठीक है। तो क्या बोला गया कि टोटल कुष्ठ के जो प्रकार है वो 2 प्रकार है, कौन कौन से, महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ। लेकिन टोटल जो काउंटिंग है वो 18 है, जिसमें से 7 जो है वो महाकुष्ठ बताया गया और 11 जो है क्षुद्र कुष्ठ बताया गया। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महाकुष्ठ के बारे में। तो बोला गया है कपाल उदुम्बर मंडल ऋष्य जीव पुंडरीक सिद्म काकर्णिक। चरक ने क्या बोला कि कपाल उदुम्बर मंडल ऋष्य जीव पुंडरीक सिद्म और काकर्णिक, ये जो 7 प्रकार है वो किसके माने गए हैं, महाकुष्ठ के माने गए हैं। उसी तरह अष्टांग संग्रह में भी 7 प्रकार बताए गए हैं। कुष्ठानि सप्तदा दोषे है पृथक मिश्र है समागत है। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, वातज पित्तज कफज, वात पित्तज वात कफज वित्त कफक त्रिदोष, इस तरह से नाम बताए हैं। वहीं पे जो चरक है उन्होंने उसके क्या नाम बताया है, कपाल औदुम्बर मंडल ऋष्य जीव पुंडरीक सिद्म काकर्णक। तो सेकेंड ईयर में आपको चरक के अनुसार ही करना है, चरक से ज्यादा नहीं करना है। आपको चरक ने जो बताए हैं या फिर माधव निदान ने जो 7 प्रकार बताए, जो कि कपाल औदुम्बर मंडल ऋषिजीव पुंडरीक सिद्म और काकर्णक है, यही आपको याद करने हैं। सुश्रुत ने इसके अलावा जो मंडल है उसके जगह पे उन्होंने आरुण बताया है और जो सिद्म है उसके जगह पे दद्रु, इस तरह से प्रकार बताए हैं और सारी चीजें उनकी भी सेम है। वहीं पे वाग्भट का तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, तो उसका नहीं भी याद करेंगे तो आपको चलेगा, लेकिन टेबल दे दिया है, पढ़ना रहेगा तो आप पढ़ सकते हैं। तो क्या क्या याद रखना है कि बेसिकली जो कुष्ठ है उसके 2 प्रकार होते हैं, महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ। महाकुष्ठ में 7 प्रकार, जिसमें आता है कपाल औदुम्बर मंडल ऋषिजीव पुंडरीक सिद्म और काकर्णक। वहीं पे जो क्षुद्र कुष्ठ होता है उसमें 11 प्रकार बताए गए हैं। तो क्षुद्र कुष्ठ के प्रकार कौन कौन से हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो क्षुद्र कुष्ठ में बोला गया है एक कुष्ठ चर्माख्य किटिब विपादिका लसक दद्रु चर्म दल पामा विस्फोटक सतारु विचर्चिका, ये जो 11 प्रकार है वो किसने बताया है, माधव निदान और चरक ने। तो माधव निदान और चरक के अनुसार जो 11 कुष्ठ के प्रकार बताए गए हैं वो आपको अच्छे से याद रखना है। एक कुष्ठ चर्म कुष्ठ किटिब विपादिका अलसक दद्रु चर्मदल पामा विस्फोटक सतारु विचर्जिका, ये जो 11 है वो माधव निदान और चरक दोनों ने बताया। उसके अलावा जो माधव निदान है उन्होंने एक और 12वां प्रकार बताया, दैट इज द कच्छु, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके संप्राप्ति के आदि के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हम लोग ने डिफरेंट प्रकार देखा उनमें दोषों का किस प्रकार से प्रधानता रहती है। तो जो कपाल कुष्ठ देखा जो कि महाकुष्ठ का प्रकार था, उसमें वात दोष प्रधान होता है, और औदुम्बर कुष्ठ में पित्त दोष प्रधान होता है, मंडल एवं विचर्चिका कुष्ठ में कफ दोष के ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो कपाल कुष्ठ में क्या रहता है, वात प्रधान रहता है, औदुम्बर कुष्ठ में पित्त प्रधान, मंडल और विचर्चिका में कफ प्रधान रहता है। वहीं पर ऋष्यजीवा कुष्ठ में वात पित्त की प्रधानता रहती है। चर्म कुष्ठ एक कुष्ठ किटिव सिद्म वात्म इसमें सिद्म, इन चारों में क्या रहता है, वात और कफ की प्रधानता रहती है। और साथ ही साथ दद्रु सतारु पुंडरीक विस्फोटक, इनमें कफ पित्त की प्रधानता रहती है। वैसे पामा चर्मदल में भी कफ पित्त की प्रधानता देखने को मिलती है। और काकर्णक जो होता है त्रिदोष प्रधान है, इसमें तीनों दोष पाए जाते हैं। तो यद्यपि सभी क्या बोला गया, ये इंपॉर्टेंट है, सभी कुष्ठ कैसे होते हैं, त्रिदोष से होते हैं, लेकिन जिस कुष्ठ में जिस दोष की अधिकता होती है उसी के अनुसार उनका नामकरण किया जाता है। तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया कुष्ठ क्या होता है, कुष्ठ की परिभाषा क्या है, कुष्ठ के निदान क्या है, कुष्ठ के प्रकार क्या है। अब हम बात करेंगे कुष्ठ के संप्राप्ति के बारे में कि निदानों के कारण किस प्रकार से कुष्ठ की उत्पत्ति हो रही है। तो बोला क्या गया है कि हेतु सेवन से प्रकोपित तीनों दोष त्वचा, रक्त और लसिका, इनकी क्रमशः दुष्टि करते हैं। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे 3 दोष क्या कर रहे हैं, 3 चीजों की दुष्टि कर रहे हैं, त्वचा, रक्त और लसिका। इस तरह से जो कुष्ठ रोग उसमें 6 दोष से इन्वॉल्व होते हैं, 3 दोष और त्वचा, रक्त और लसिका।
तो ये तीनों दुष्ट दोष शिरागत होकर तृतीय गति प्राप्त करते हैं। ये तीनों जो दुष्ट दोष है ये कहाँ पे चले जाएंगे, शिरा में चले जाएंगे। और शिरा में क्या होता है, तृतीय गति वात की वजह से प्राप्त करते हैं। और ये कहाँ पे जाते हैं, त्वचा, रक्त, लसिका और मांस आदि धातुओं में शिथिल उत्पन्न करके शरीर के बाह्य त्वचा में वैवर्ण उत्पन्न करते हैं, जो कि कुष्ठ का मेन लक्षण होता है और इसे ही कुष्ठ व्याधि की उत्पत्ति करते हैं। तो क्या हुआ, हेतु का सेवन किया, तीनों दोष प्रकोपित हुए, ये तीनों दोष शिरा में गए, शिरा में जाके कहाँ पे पहुंच रहे, त्वचा, रक्त, लसिका और मांस आदि धातुओं में पहुंच रहे, और वहां पे जाके जो बाह्यगत त्वचा है उसमें विवर्णता, उसमें डिस्कलरेशन उत्पन्न कर रहे हैं, और इसी को हम लोग कुष्ठ व्याधि कहते हैं। अब संप्राप्ति चक्र की बात करते हैं। सबसे पहले क्या किया, हम लोग ने निदान का सेवन किया, जिससे वातादि जो तीनों दोष है वो प्रकोपित हो गए। ये तीनों दोष कहाँ पे जा रहे हैं, शिरेगत शिराओं में जा रहे हैं, तृतीयगत शिराओं में जा रहे हैं, जिसके कारण त्वचा, रक्त, मांस, लसिका आदि शिथिल होकर इनकी दुष्टि हो जा रही है, और दोष से दोनों का त्वचा में स्थान संसर्ग हो रहा है, और जिसके कारण मंडलो उत्पत्ति तथा वैवर्णता आ रही है। ठीक है, दो चीजों का हो रहा है, एक तो विवर्णता आ रही है, साथ ही साथ मंडलो उत्पत्ति हो रही है, मतलब कि मंडल चकते उत्पन्न हो रहे कहाँ पे, त्वचा पे, और इसके कारण त्वचा आदि में कोथ मतलब कि सड़न हो रही है, अन्य धातु दुष्टि हो रही है, जिसके कारण कुष्ठ रोग की उत्पत्ति होती है। अब बात करते हैं संप्राप्ति घटक की कौन से दोष इसमें इन्वॉल्व है। तो बेसिकली इसमें त्रिदोष प्रधान है, लेकिन श्लेष्म वात क्रम से है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या है, तीनों दोष तो प्रधान है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कफ दुष्टि है, उसके बाद वात दुष्टि है, फिर उसके बाद पित्त दुष्टि है। दुष्य में इसमें त्वक, रक्त, मांस, लसिका, प्रारंभ के बाद सभी धातुएं भी इन्वॉल्व होती है इसमें। स्रोतस की बात करें तो रक्त व स्रोतस विशेषकर इसमें दुष्ट होता है। बाह्य रोग मार्ग इसमें त्वक और मांस, ठीक है, क्योंकि रोग मार्ग क्या है इसका, बाह्य है, क्योंकि इसमें मांस और त्वक आदि की दुष्टि देखने को मिल रही है। अग्नि में मंदा अग्नि है, यहाँ पे स्रोतो दुष्टि में संग हो रहा है। संचार स्थान शिरा, धमनी और तिर्यक शिराओं में ये जा रहे हैं। स्वभाव की बात करें तो ये क्रॉनिक डिसीज होती है, शाखा में इसका उद्भव होता है, मतलब कि जो भी त्वचा आदि है वहां पे उद्भव होता है। और उपसर्ग की बात करें तो रक्तज कृमि या फिर कृमि का संसर्ग इसमें देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोग ने इसके निदान में ही देखा कि विविध विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो एलर्जी कंडीशन है वो जनरेट हो रही है, जिसके कारण हमारी जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, और इसके कारण कृमियों का या फिर जो बैक्टीरिया है उनका उपसर्ग हो रहा है, जिसके कारण कुष्ठ व्याधि उत्पन्न हो रही है। अब इंपॉर्टेंट है कुष्ठ के पूर्व रूप क्या क्या देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कुष्ठ के पूर्व रूप में सबसे पहले बोला गया है कि त्वक पारुष्यम अकस्माद रोमहर्षम। ठीक है, सबसे पहले तस्य पूर्व रूपानी त्वक पारुष्यम, मतलब कि त्वक में पारुष्यता आ जाती है, त्वक एकदम रूखा हो जाता है। उसके बाद अकस्माद रोमहर्षम, अचानक से क्या होता है, हॉरिपिलेशन आ जाता है। ठीक है, फिर कंडू क्या होगा, इचिंग होगी पूरे शरीर में। स्वेद बाहुल्यम अस्वेदनम, मतलब कि अतिस्वेद भी हो सकता है, अस्वेद भी हो सकता है, त्वक पारुष्य हो सकता है, अकस्मात रोमहर्ष हो सकता है, विवर्णता हो सकती है। वह अंग प्रदेशा नाम स्वापम, ठीक है, पूरे शरीर में कंडू हो सकता है या फिर सुप्तता आ सकती है। वह क्या बोला गया, वह अंग प्रदेशा नाम स्वापम, मतलब पूरे शरीर में स्वाप हो जाता है, मतलब कि टच का सेंसेशन का पता नहीं चलता, नमनेस आ जाते हैं, स्पर्श ज्ञान नाश हो जाता है। ठीक है, फिर छत विसर्पण अश्रुजम कृष्णता च इति, ठीक है, क्या बोला गया, छत हो सकता है, कहाँ पे, हमारे शरीर में छत की उत्पत्ति हो सकती है, कोट की उत्पत्ति हो सकती है, विसर्प हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रक्तज व्याधि है ये भी, तो उसमें कारण उसके एज अ उपद्रव क्या होता है, वहां पे विसर्प की भी उत्पत्ति हो सकती है। त्वक शोथ होगा, श्रम होगा, क्लम होगा, व्रण जो होगा फैलेगा जल्दी, व्रण भरेगा नहीं, शरीर में दाह रहेगा, तोद रहेगा, व्रण की वजह से शूल अत्यधिक रहेगा, छत विसर्पण होगा, जो वाउंड रहेगा बहुत जल्दी से फैलेगा पूरे शरीर में, और अश्रुज कृष्णता, मतलब कि जो रक्त है वो कैसा हो जाएगा, ब्लैकिश कलर का हो जाएगा। तो ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द कुष्ठ व्याधि। अब यहाँ तक तो हम लोग ने सामान्य लक्षण की बात कर ली। अब कुष्ठ जो है, महाकुष्ठ जो है, उनके हर एक प्रकार में लक्षण की बात करेंगे कि हर एक प्रकार के लक्षण किस प्रकार है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं महाकुष्ठ में कपाल कुष्ठ की, जिसमें हम लोग ने देखा था कौन से दोष की प्रधानता होती है, वात दोष की। तो क्या बोला गया है कि वात दोष की प्रधानता है, तो वात दोष के अनुरूप ही इसमें लक्षण भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि कुष्ठ अरुण कपालाभ, मतलब कि कृष्ण या फिर अरुण वर्ण का वहां पे चकता निर्माण होगा, और कपाल, कपाल मतलब कि मिट्टी का जो घड़ा रहता है वो जब टूटता है तो उसका जो खपड़ा बनता है उसके समान कांति वाले यहाँ पे क्या होंगे, चकते उत्पन्न होते हैं।
यद वृक्षम कैसा रहेगा, वृक्ष रहेगा, परुष रहेगा और तनु रहेगा। कैसा रहेगा, वृक्ष रहेगा, परुष मतलब कठोर रहेगा और तनु रहेगा, विषम रूप से फैलने वाले रहेंगे, क्योंकि ये क्या है, वातज है, तो वातज का काम ही रहता है विषम क्रिया होती है, तो उसमें क्या होगा, विषम रूप से ये फैलेगा। साथ ही साथ कपालम तोद बहुलम तत् कुष्ठम विषम स्नोतम, ठीक है, इसमें क्या होगा, तोद बहुलता रहेगी। तोद बहुलता मतलब बहुत ज्यादा दर्द रहेगा, पेन रहेगा। और साथ ही साथ इसके किनारे जो रहेंगे उन्नत तथा बीज भाग निम्न अल्प कंडु युक्त रहेगा। ठीक है, किनारे जो रहेंगे उन्नत रहेंगे, मतलब इस तरह से रहेगा, मतलब कि आजू बाजू के किनारे उठे रहेंगे और बीच में से कैसा रहेगा, अंदर की तरफ दबा रहेगा। अल्प दाह रहेगा, कोई श्राव युक्त विषम आकार के ये हो सकते हैं। इनमें वात दोष की प्रधानता होती है और इसमें कृमि की भी उत्पत्ति देखने को मिल सकती है। ये हो गया हमारा कपाल कोश के बारे में। बात करते हैं औदुंबर, तो औदुंबर में हमारा पित्त दोष की प्रधानता देखने को मिली थी, तो पित्त के अनुरूप ही इसमें लक्षण भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसमें सबसे पहले रुग दाह, मतलब कि दाहवत रुगता रहेगी, दाहवत पीड़ा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ राग रहेगा, राग मतलब कि पूरा लालिमा हो जाएगी, लाल लाल पैचेस देखने को मिलेंगे। कंडू भी मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे भी क्या होगा, कंडू इचिंग रहेंगी। परित रोम पिंजरम, क्या बोला गया है, रोम पिंजरम परित मतलब आसपास के जो रोम रहेंगे वो कैसे हो जाए, कपिल वर्ड के हो जाएंगे। कपिल मतलब हल्का ब्राउनिश कलर के हो जाएंगे। तो क्या बोला गया है, दाह रहेगा, कंडू रहेगा, पीड़ा रहेगा और लालिमा युक्त रहेंगे। साथ ही साथ कुष्ठ का जो अधिष्ठान है उसके रोम कैसे हो जाएंगे, कपिल वर्ड के हो जाएंगे। फिर उदुम्बर फलाभासम कुष्ठ औदुम्बर वद, मतलब कि उदुम्बर जो फल होता है, गुलर का जो फल होता है उसके समान कैसा हो जाएगा, जो कुष्ठ रहेगा उसके समान दिखेगा। इस तरह के कुष्ठ अगर देखने को मिल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, औदुम्बर कुष्ठ बोलेंगे। तो क्या बोला गया, कुष्ठ जो होगा पके गुलर के फल के समान होता है। इसमें भी रक्त, पूय, लासिका, स्राव, क्लेद, कोत, संताप अधिक मिलते हैं। इसमें पित्त दोष की प्रधानता देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे मंडल कुष्ठ की। मंडल कुष्ठ में ऑफकोर्स कफ दोष की प्रधानता थी, तो कफ के अनुरूप ही इसमें लक्षण मिलेंगे, जैसे कि बोला गया है श्वेतम मतलब कि श्वेत रक्त वर्ण का हो सकता है, या फिर रक्तम रक्त वर्ण का हो सकता है। स्थिरम, ये इंपॉर्टेंट है, कैसा रहेगा, जो कुष्ठ रहेगा स्थिर रहेगा। स्थिर मतलब कि एक जगह पे टिका हुआ रहेगा, कठिन रहेगा। स्थान्यम बोला गया, स्थान्य मतलब कि स्निग्ध रहेगा थोड़ा, और उत्सन्नम मंडलम मतलब कि उठा हुआ रहेगा, मंडल के समान गोल रहेगा। ठीक है, कॉइन शेप्ड रहेगा। कृच्छम अन्योन्य संयुक्तम कुष्ठम मंडलम उच्यते, मतलब कि कैसा रहेगा, कृच्छम रहेगा, कुछ उठा रहेगा, अन्योन्यतम, फिर साथ ही साथ संयुक्तम रहेगा। संयुक्तम मतलब 2 या 3 जो कुष्ठ रहेंगे एक साथ रहेंगे, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मंडल कुष्ठ बोलेंगे। तो क्या बोला गया है, श्वेत व रक्त वर्ण वाला रहेगा, स्थिर रहेगा, घना रहेगा, स्निग्ध रहेगा। जो कुष्ठ मंडल के समान आकार वाला रहता है, कुछ उन्नत मतलब उठा हुआ रहेगा और परस्पर एक दूसरे से सट रहेंगे, मतलब कि जैसा मैंने बोला था संयुक्त रहेंगे, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, मंडल कहते हैं। इसमें शुक्ल तथा पिछल स्राव मिलता है तथा मंडल स्थान अत्यधिक क्लेद युक्त होता है, और इस कुष्ठ में कफ दोष की प्रधानता होती है तथा ये कैसा होता है, कृच्छ साध्य होता है। अब बात करेंगे हम लोग रुच्छ जीवा की। ठीक है, रुच्छ जीवा जिसमें हम लोग ने देखा था वात दोष और पित्त दोष की प्रधानता होती है, तो इसमें उनके अनुरूप लक्षण मिलेंगे। वात और पित्त, वात के रुक्षता मिलेगी, पित्त का दाह मिलेगा, तो ये सभी लक्षण देखने को मिले। तो सबसे बोला गया कर्कशः, कर्कशः मतलब कि कैसा रहेगा, कठोर स्पर्श वाला रहेगा। रक्त पर्यंतम अंतम, ठीक है, रक्त पर्यंतम अंतम मतलब कि जो किनारे रहेंगे उसके कैसे रहेंगे, रक्त वर्ण रहेंगे। श्यावम सवेदनम, और बीच में जैसा रहेगा अंदर वाला जो भाग रहेगा वो कैसा रहेगा, श्याव मतलब कि हल्का काला रहेगा। सवेदनम मतलब पीड़ा के साथ रहेगा। यद ऋष्य जीव संस्थानम ऋष्य जीवम यद उच्यते, मतलब कि इसकी जो आकार रहेगी वो ऋष्य जीव, मतलब कि ऋष्य मतलब जीव मतलब क्या होता है कि जो भालू रहते हैं, भालू उसको ऋषि ऋष्य कहते हैं, तो उनके जीवा के समान रहेंगे, इसलिए इसको हम लोग ऋष्य जीवा कहते हैं। तो क्या बोला गया कि इसमें वात और पित्त की प्रधानता होती है। कर्कश मतलब कठोर स्पर्श वाला होता है। किनारे जो होते हैं इसके कैसे होते हैं, रक्त वर्ण के होते हैं। अंदर से ये कैसा रहेगा, श्याम वर्ण का रहेगा। वेदना युक्त तथा ऋष्य मतलब कि ऋक्ष मतलब क्या कि भालू, उसकी जीवा के समान आकार वाला कुष्ठ ऋष्य जीवा कुष्ठ कहलाता है।
इसमें बोला गया कि नील, पीत एवं ताम्र अभाव वाला मंडल, विषम, अल्प, कंडु, क्लेद, भेद, पाक, कृमि अधिक प्रमाण में इसमें देखने को मिलते हैं और इसमें वात पित्त दोष की प्रधानता होते हैं। अब आता है हमारा पुंडरीक कुष्ठ। पुंडरीक कुष्ठ मतलब इसमें क्या रहेगा, कफ और पित्त की प्रधानता रहेगी। तो कफ और पित्त के अनुरूप लक्षण मिलेंगे। जैसे सबसे पहले कफ के कारण बोला गया सश्वेतम, मतलब कैसा रहेगा, श्वेत तो रहेगा, कहाँ पे, मंडल रहेगा या फिर चकते रहेंगे, पूरा श्वेत रहेगा। रक्त पर्यंतम मतलब कि अंत में, मतलब उसके जो सिराएं रहेंगे, किनारे रहेंगे, वो कैसे रहेंगे, रक्त वर्णीय रहेंगे। पुंडरीक जलोपम मतलब कि जो कमल होता है उसके समान ये दिखेगा। स उत्सोदम मतलब कि उत्सेद के साथ रहेगा। सरागम मतलब लालिमा के साथ रहेगा। पुंडरीकम तब उच्यते। तो बोला गया है कि इसमें कफ और पित्त दोष की प्रधानता होती है और श्वेत वर्ण युक्त वाला होता है, लाल किनारे वाला होता है और रक्त कमल के सदृश होता है। तो रक्त कमल को हम लोग पुंडरीक कहते हैं और इसी के कारण इसको हम लोग पुंडरीक कुष्ठ कहते हैं। ये कैसा रहेगा, उन्नत होगा और मध्य में लालिमा युक्त कुंड को हम लोग पुंडरीक कुष्ठ कहते हैं। यह कृमि एवं पाक युक्त होगा। ठीक है, इसमें कृमि का भी उपसर्ग देखने को मिलेगा और इसमें पाक भी देखने को मिलता है, पुय स्राव भी देखने को मिलता है और पित्त दोष, पित्त कफ दोष की प्रधानता देखने को मिलती है। इसके बाद आता है हमारा सिद्म कुष्ठ। तो सिद्म कुष्ठ में क्या होता है, बेसिकली ये श्वेत रहेगा, ताम्र रहेगा, तनु रहेगा, रुजक रहेगा, घृष्टम विमुचति, अलाबु पुष्प वर्णवत। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये किसके समान रहेगा, सिद्म कुष्ठ अलाबु पुष्प वर्णत। अलाबु मतलब क्या होता है, लौकी। लौकी का जो फूल होता है उसके वर्ण के समान जो रहता है कुष्ठ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिद्म प्रायण च उर्शी। तो सिद्म कुष्ठ कैसा रहेगा, यहाँ पे श्वेत रहेगा, ताम्र रहेगा, तनु रहेगा और कैसा रहेगा, रुजा के साथ रहेगा और अलाबु पुष्प वर्ण के समान रहेगा। तो उस प्रकार के कुष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, सिद्म कुष्ठ कहते हैं। और सिद्म कुष्ठ में बेसिकली हमें वात और कफ दोष की प्रधानता देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें किसकी, वात और कफ दोष की प्रधानता देखने को मिलती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिद्म कुष्ठ कहते हैं। और लास्ट में आता है हमारा काकणक। काकणक बेसिकली क्या बोला गया कि यत् काकणक अंतिकाः वर्णम पाकम तीव्र वेदनम त्रिदोष लिंगम तत्कुष्ठम काकणम नैव सिद्ध्यति। मतलब कि जो काकणक अंतिका रहता है, मतलब कि काकणक का मतलब होता है गुंजा फल। ठीक है, तो काकणक वर्ण, अंतिका वर्ण बोला गया है, मतलब कि गुंजा फल के समान रहता है, गुंजा के समान वर्ण वाला रहता है, जिसमें पाक देखने को मिलता है और तीव्र वेदना वाला होता है, जिसमें तीनों दोषों के सम्मिलित लक्षण होते हैं। ऐसे कुष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं, काकणक कुष्ठ कहते हैं। और लास्ट में बोला गया नैव सिद्ध्यति, मतलब कि ये कुष्ठ कैसा होता है, असाध्य होता है। तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया टोटल महाकुष्ठ के बारे में। अब आगे हम लोग बात करेंगे क्षुद्र कुष्ठ के बारे में। तो क्षुद्र कुष्ठ के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। क्षुद्र कुष्ठ में कितने प्रकार बोले गए हैं, 11 प्रकार बोले गए हैं, ये याद रखना है। तो क्षुद्र कुष्ठ में 11 जो प्रकार बताए गए हैं उसमें हर एक प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है एक कुष्ठ। एक कुष्ठ में बोला गया अस्वेदनम महावासु यदमतम सकलोपमम यदेक कुष्ठम, मतलब कि जिस कुष्ठ में स्वेद नहीं आता है, जो बहुत बड़े स्थान में हो, अर्थात समस्त शरीर में फैला हो, मछली की त्वचा के समान हो, उसे एक कुष्ठ कहते हैं। ये वात का प्रधान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि मछली के समान जो त्वचा के समान जो वाला होता है, लेजन, स्केली लेजन जिसमें पाए जाते हैं, जिस कुष्ठ में पाए जाते हैं, उसको हम लोग एक कुष्ठ कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो प्रकार यहाँ पे बताया जाता है उसमें आता है चर्म कुष्ठ। चर्म कुष्ठ में बोला गया कि जिस कुष्ठ में त्वचा हाथी के चमड़े के समान मोटी होती है उसे चर्माक्षी या फिर चर्म कुष्ठ कहते हैं। ये वात का प्रधान होता है। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, जैसे कि एक कुष्ठ को किसके समान बोला है, मछली की त्वचा के समान, चर्म कुष्ठ को हाथी के त्वचा के समान बोला गया। तो ये जो कंपैरिजन है ये इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट एमसीक्यू में बोलेगा त्वचा के हाथी की त्वचा के समान जो मोटी चमड़ी वाला कुष्ठ होता है उसका नाम क्या होता है, तो चर्म कुष्ठ होता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा तीसरा प्रकार क्षुद्र कुष्ठ में, दैट इज द किटिव कुष्ठ। तो किटिव कुष्ठ में क्या बोला गया कि श्यावम कीड़क खर स्पर्शम परुषम किटिव स्फुटम, मतलब कि जो कुष्ठ श्याव वर्ण वाला होता है और व्रण का स्थान खुरदुरे स्पर्श वाला होता है एवं कठोर होता है, उसे किटिव कुष्ठ कहते हैं। आगे आता है वैपादिक या फिर उसी को बोलते हैं विपादिका कुष्ठ। तो विपादिका कुष्ठ में क्या बोला गया कि तीव्र वेदनम युक्तम हस्त पाद स्फुटनम को विपादिका कहा जाता है, मतलब कि जिसमें तीव्र वेदना युक्त हाथ और पैर होते हैं, जिसमें
हाथ और पैर में फटने जैसी पीड़ा होती है उसको हम लोग विपादिका कहते हैं। इसमें तीव्र वेदना देखने को मिलती है और ये दाह एवं कंडू से युक्त होता है। आगे बात करते हैं अलसक कुष्ठ की। अलसक में बोला गया है कि यह कंडू एवं रक्त वर्ण के पिटिका से युक्त कुष्ठ को हम लोग अलसक कुष्ठ कहते हैं और इसमें भी वात और कफ दोष की प्रधानता देखने को मिलती है। बाद में बात करते हैं हम लोग दद्रु कुष्ठ की। दद्रु कुष्ठ में बोला गया है कि इसमें कंडू रहता है, लालिमा रहती है एवं इन सभी से युक्त जो पीड़िका होती है तथा जो उन्नत होती है एवं मंडलाकृति वाले होते हैं उसे हम लोग दद्रु कुष्ठ कहते हैं और इसमें कफ प्रधान लक्षण देखने को मिलते हैं। बाद में आता है चर्मदल कुष्ठ। चर्मदल कुष्ठ की बात करें तो चर्मदल कुष्ठ में बोला गया है कि रक्तम सशूलम कंडुमतम संस्फोटम गलत्यपि चर्म तच्च चर्मदल आख्यातम संसर्प असह म उच्यते। मतलब कि जो कुष्ठ रक्त वर्ण का हो, कंडू युक्त हो, जिसमें विस्फोट हो, जिसमें वेदना के साथ फटती हो तथा जिस इसका पर स्पर्श का सहन न हो उसे चर्मदल कहते हैं। मतलब कि रक्त के समान हो, जिसमें रूजा हो, कंडू हो, स्फोट होता हो, फटने जैसी पीड़ा होती हो, साथ ही साथ बोला गया है जिसमें स्पर्श का सहन न हो, मतलब टच करने पर बहुत ज्यादा पेन हो, ऐसे कुष्ठ को हम लोग चर्मदल कुष्ठ कहते हैं और यह पित्त और कफ प्रधान होता है। ठीक है, कैसा होता है? पित्त और कफ प्रधान वाला होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले प्रकार की, जिसको हम लोग बोलते हैं पामा कुष्ठ। पामा कुष्ठ में बोला गया है कि जो कुष्ठ श्वेत वर्ण, अरुण वर्ण एवं श्याम वर्ण की पीड़िकाओं से युक्त हो एवं तीव्र कंडू युक्त हो, जिसमें पूय उत्पत्ति एवं पूय स्राव हो तथा जो कंडू एवं दाह से युक्त हो उसे पामा कहते हैं। ठीक है, और इसमें कौन से दोष की प्रधानता होती है? तो पित्त एवं कफ दोष की प्रधानता माने जाते हैं। वहीं पर बात करते हैं अगले कच्छू प्रकार के। जो कच्छू है उसमें क्या बोला गया कि स्फोटो श्वेत अरुण भासो विस्फोटा स्योत अनुक्तो त्वचा। मतलब कि पित्त कफ प्रधान कुष्ठ का प्रकार है। इसमें देखो 2-3 चीजें याद रखना है, मेन लक्षण याद रखना है, किस दोष की प्रधानता है और उसमें किससे कंपेयर किया गया। ये 2-3 चीजें आप याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर बोला गया कच्छ के लक्षण भी इसी प्रकार मिलते हैं। श्वेत या अरुण वर्ण की आभा से युक्त पीड़िकाओं वाला एवं पतली त्वचा युक्त कुष्ठ विस्फोट कहलाता है या फिर कच्छू कहलाता है। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं दैट इज द सतारू के बारे में। तो सतारू में क्या बोला गया है कि जो कुष्ठ रक्त एवं श्याम वर्ण के दाह एवं पीड़ा युक्त हो, अनेक व्रणों वाला हो उसे सतारू कुष्ठ कहते हैं। कैसा हो? श्याम वर्ण एवं दाह व पीड़ा युक्त हो, अनेक व्रणों वाला हो उसे सतारू कुष्ठ कहा जाता है। इसमें क्या बोला गया कि इसमें पित्त एवं कफ दोष की प्रधानता देखने को मिलती है। और वहीं पर लास्ट प्रकार आता है इसमें दैट इज द विचर्चिका। विचर्चिका में क्या बोला गया कि सकंडुः पीड़िका श्यावा बहुश्रावा विचर्चिका। मतलब कि श्याम वर्ण की पीड़िकाओं से युक्त कंडू युक्त अधिक श्राव वाला कुष्ठ विचर्चिका कहलाता है। ठीक है, मतलब जिसमें श्याम वर्ण की पीड़िकाएं हो, कंडू युक्त हो और इसमें श्राव अत्यधिक देखने को मिले और जन भाषा में इसे उकवत भी कहा जाता है। इसमें कफ दोष की प्रधानता देखने को मिलती। तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया टोटल कुष्ठ क्या होता है, कुष्ठ के प्रकारों की बात कर ली, कुष्ठ के निदानों की बात कर ली, कुष्ठ के पूर्व रूप और रूप आदि के बारे में हम लोग ने यहाँ तक बात कर लिया। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आचार्य सुश्रुत जो है उन्होंने महाकुष्ठ में अरुण कुष्ठ व क्षुद्र कुष्ठ में स्थूलारुष महाकुष्ठ विसर्प परिसर्प रक्षा अलग से वर्णन किया है। ठीक है, महाकुष्ठ में उन्होंने अरुण कुष्ठ और दद्रु कुष्ठ का वर्णन किया है और शुद्ध कुष्ठों में उन्होंने 2-3 अलग अलग कुष्ठों का वर्णन किया है। उसके लक्षण के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो क्या बोला गया है कि अरुण कुष्ठ के बारे में उन्होंने क्या बोला कि कुष्ठ वात दोष की प्रधानता से अरुण वर्ण का होता है और ये तनुत्वक मतलब पतली त्वचा वाला होता है, फैलने वाला होता है, तोद युक्त होता है एवं शून्यता युक्त रहता है। दूसरा बोला है स्थूल आरुषक कुष्ठ। स्थूल आरुषक मतलब बेसिकली ये कहाँ पे पाया जाता है? संधि स्थानों में स्थूल तथा कठिन अरुषि युक्त अति दारुण कुष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं? स्थूल अरुषक कुष्ठ कहते हैं, जिसमें हमें फुंसिया निर्माण होते हुए देखने को मिलते हैं संधि स्थान पे। उसके बाद आता है महाकुष्ठ। महाकुष्ठ को उन्होंने क्या किया है? अलग से रखा है। किसके अंदर? क्षुद्र कुष्ठ के अंदर रखा है। इसमें त्वचा का संकोच होता है, स्फुटन होता है, शून्यता तथा अंगसाद ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं। और विसर्प, विसर्प में उन्होंने बोला है जो कुष्ठ त्वचा रक्त मांस को दूषित करके शीघ्र ही विसर्प रोग की भांति फैलने लगता है, जो मूर्छा विदाह आरती को पैदा करता है, तोद व पाक से युक्त होता है, उसे हम लोग विसर्प कहते हैं।
विसर्प वो बेसिकली अलग से एक रोग प्रकार है जो कि रक्तगत रोग होता है, लेकिन कुष्ठ के अंदर ही विसर्प का उन्होंने वर्णन अलग से किया है। अगला आता है परिसर्प। परिसर्प में बोला गया कि इसमें शरीर के ऊपर धीरे धीरे फैलने वाली एवं स्राव युक्त पीड़िकाएं निकल जाती हैं। विसर्प और परिसर्प में बस डिफरेंस इतना ही है कि विसर्प जो होता है बहुत तेजी से फैलने वाला होता है और परिसर्प थोड़ा धीरे धीरे फैलता है। और रक्षा उन्होंने बोला है, रक्षा में बोला गया कि संपूर्ण शरीर में कंडों युक्त स्राव रहित जो पीड़िकाएं होती है उन्हें रक्षा कहते हैं। मतलब कि कंडू रहे लेकिन स्राव न रहे, ऐसी पीड़िकाओं को उन्होंने क्या बोला है, रक्षा कहा है। आगे हम लोग बात करते हैं इनके साध्य असाध्यत्व की। ठीक है, कुष्ठ के साध्य असाध्यत्व की बात करें तो जो कुष्ठ असाध्य है वो हमेशा असाध्य ही रहता है, उसकी कोई भी चिकित्सा नहीं की जा सकती। वहीं पे साध्य कुष्ठ में बोला गया है उपचार या आहार विहार के हेतुओं का सेवन किया जाए तो वो असाध्य बनता है। ठीक है, जो साध्य कुष्ठ है अगर उसमें हम लोग ने गलत आहार विहार कर लिया या फिर वापस से हेतुओं का सेवन कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉनिसिटी या फिर ज्यादा प्रबल होने के कारण असाध्य बन सकता है। महाकुष्ठ में जो काकनोक कुष्ठ है उसको छोड़कर बाकी 6 कुष्ठ कैसे होते हैं, साध्य होते हैं। वहीं पे शेष 6 कुष्ठ यथा समय चिकित्सा न करने पर उपचार से दोषों के सशक्त आक्रमण से अत्यधिक प्रकोप से असाध्य बन जाते हैं। ठीक है, तो जो 7 महाकुष्ठ देखो उसमें से जो काकनक है सिर्फ वही असाध्य बोला गया है, उसके अलावा 6 साध्य बोले गए। लेकिन अगर सही समय पर चिकित्सा नहीं कर रहे हैं या फिर और ज्यादा निदानों का सेवन कर रहे हैं, ऐसे में वो भी क्या हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। वहीं पर कुष्ठ के उपद्रव की हम लोग बात कर लें तो क्लेद, लसिका, पूय तथा रक्त का स्राव इसमें निरंतर देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें अंग भेद, अंग पतन, अंग भेद मतलब अंगों में टूटने जैसी पीड़ा होगी, अंग पतन मतलब सड़ के अंग गिरने लगते हैं, तृष्णा होगी, ज्वर होगा, अतिसार होगा, दाह देखने को मिलेगा शरीर में, दौर्बल्य, अरुचि, अविपाक, इन उपद्रव से युक्त कुष्ठ को हमें असाध्य समझना चाहिए। तो ये सभी चीजें हमें टोटल देखने को मिलते हैं विद इन द कुष्ठ रोग। तो इसी के साथ जो हमारा कुष्ठ रोग टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग ने कुष्ठ रोग होता क्या है, कुष्ठ रोग क्या निदान क्या है, कुष्ठ रोग की उत्पत्ति की कथा क्या है, कुष्ठ रोग के पूर्व रूप निदान संप्राप्ति, हर एक चीज के बारे में, प्रकार के बारे में, क्षुद्र कुष्ठ, महाकुष्ठ और उसके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा सुश्रुत ने बताया उसके बारे में बात कर लिया है। लेकिन सेकेंड ईयर में आपको जो चरक ने बताए हैं उसी के बारे में आप बस पढ़ोगे तो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने पूरा क्षुद्र कुष्ठ देख लिया है। अगर कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूं। मैं होप करता हूं कि आपको सारी चीजें अभी तक समझ आई होंगी। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियो इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स रहते हैं वो प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।